नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, आपको मालूम है कि पंजाब में इस वक्त सतलुज फिल्म जो दिलजीत दोसांझ की है, उस सतलुज फिल्म को लेकर बड़ा तूफान आया हुआ है। फिल्म को लेकर दो पक्ष हैं। एक पक्ष है जो फिल्म में दिखाया गया है उसके साथ खड़े हैं, जिसमें पुलिस खास करके उस वक्त के डीजीपी केपीएस गिल को एक तरह से जो एट्रोसिटी है या जो पुलिस ने जो एक तरह से हत्याएं की थी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया था। दूसरी तरफ एक गुट है जो केपीएस गिल को सही मानता है और पुलिस को उस वक्त पुलिस ने क्या रोल निभाया था उसको डिफेंड करने में लगा हुआ है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि कौन सही है कौन नहीं है, फिल्म में सही दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया, ये मैं नहीं डिस्कस कर रहा। ये बहुत लोगों ने 3-4 दिन से खूब दिखा दिया। मैं आज बात करना चाहता हूं दरअसल उस चीज़ की जिस पे कोई बात नहीं कर रहा। मैं सोच रहा था कोई तो बात करेगा इस पे, लेकिन इस पे कोई बात नहीं कर रहा, तो मुझे लगा मैं एक छोटी सी बात रख लेता हूं जो मुझे शंका हो रही है और मुझे जो दिमाग में परेशान कर रहा है। वो है कि इस फिल्म के पीछे की जो कहानी है, उस कहानी के एक ही एंगल सबको दिखाया जा रहा है कि सरकार डर गई इसलिए सर बैन कर दिया, या दूसरा एंगल कह रहा है कि भाई इससे जो है वो समाज में खास करके पंजाब में स्थिति खराब हो सकती थी इसलिए ज़रूरी था इसको बैन करना। और उसके बाद इलीगली सब जगह दिख रही है, ये यूट्यूब तक पे डाल दिया लोगों ने ये फिल्म, सब जगह मैंने भी देख ली है। तो मैं उस पर नहीं जाऊँगा, मैं पीछे की कहानी समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसके पीछे जो कहानी बताया जा रहा है, जो एंगल, जो कंट्रोवर्सी दिखाई जा रही, इसके अलावा भी चीज़ें हैं जो ज़्यादा खतरनाक है मेरे हिसाब से। और इस फिल्म के सरकार ने जो बैन किया है उस फैसले को मैं सही मानता हूँ। इस सरकार के एक ही फैसला जिसको मैं सही मानता हूँ, लेकिन उस बैन करने के पीछे जो इंटेंशन है उस पर मुझे शक है। इसलिए मैं इसकी बात करना चाहता हूँ क्योंकि आज जो हरी के पतन है पंजाब में बॉर्डर के पास ही है, एक जहाँ ब्यास और सतलुज को मिला के एक वेटलैंड है, मैन मेड वेटलैंड है भारत की सबसे बड़ी, जहाँ बहुत पानी है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि जसवंत सिंह खालड़ा को पुलिस ने मार के वहाँ पर उनकी लाश को फेंक दिया था। वहाँ पानी इतना गहरा है, क्योंकि मैं कई बार गया हूँ, कि जहाँ पर आदमी की लाश तो छोड़िए, बड़ी बड़ी बसें भी अगर डूब जाए तो वो भी ना मिले, इतना गहरा पानी है वहाँ पर। तो आज जत्थेदार के कहने पर पंजाब के लोगों को वहाँ पर आह्वान किया गया कि वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हों और जसवंत सिंह खालड़ा को याद करें या जो भी है उनके सम्मान में आप सब लोगों को आज वहाँ इकट्ठा होना है। अब सवाल ये उठता है कि जसवंत सिंह खालड़ा ने जो काम किया, जो उन्होंने क्लेम किया कि 25,000 से ज़्यादा इनोसेंट लोगों को मारा गया, वो सब फिल्म में दिखाया गया है, नो डाउट। फिल्म में जसवंत सिंह नाम रखा गया उनका, लेकिन बाकी सब के कैरेक्टर के नाम बदले गए। केपीएस गिल का नाम बदला गया है, मुख्यमंत्री का नाम बदला गया है, बेन सिंह जो उस वक्त थे, जो एसएसपी थे संधू, उनका नाम बदला गया, सबका नाम बदला गया, सिर्फ जसवंत सिंह का नाम ओरिजिनल रखा गया है। लेकिन इस फिल्म ने कहीं भी ये नहीं बताया कि जसवंत सिंह खालड़ा समाज सेवी तो थे, लेकिन शिरोमणि अकाली दल से वो जुड़े हुए थे। उस वक्त वो शिरोमणि अकाली दल के जनरल सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स विंग के जनरल सेक्रेटरी थे, शिरोमणि अकाली दल के जसवंत सिंह खालड़ा। ये कहीं जिक्र नहीं किया गया है। पहला सवाल तो यहाँ मेरा उठता है कि ये क्यों नहीं बताया गया। दूसरा सवाल अब उठता है इस फिल्म की रिलीज़ होने और ना होने और ओटीटी पे आने फिर बैन होने पे सवाल ये उठता है कि देखिए, अगर ये फिल्म रिलीज़ होती तो क्या होता। लेकिन मुझे लगता है उससे पहले उस कॉन्टेक्स्ट में जाना चाहिए कि इस फिल्म में जिस एरिया का जिक्र है वो है तरन तारण, अमृतसर एरिया का जिक्र ज़्यादा किया गया। उस एरिया पे उन्होंने काम किया था और उनका कहना था कि वहीं 25,000 से ज़्यादा इनोसेंट लोगों को मारा गया पुलिस द्वारा। अब ये तरन तारण एरिया जहाँ जहाँ उस जिक्र है उस फिल्म के, जिन जिन, अगर आपने वो फिल्म देखी होगी, नहीं देखी होगी तो देखिएगा, जिन जिन इलाकों का वो जिक्र है वो सारे इलाके बॉर्डर इलाके हैं। जैसे तरन तारण हो गया, खालड़ा हो गया, भिक्की विंड हो गया, पट्टी हो गया, खेमकरण हो गया। मैं इन सब एरिया में एक बार नहीं
मेरे ख्याल से दर्जनों बार गया हूँ। हाँ, ये हो गया कि पिछले 10 एक साल हो गए जब से मैं नहीं गया हूँ, उससे पहले मैं कई बार गया था। जब मैं चंडीगढ़ पहली बार ट्रांसफ़र होकर आया था दिल्ली से जी न्यूज़ में 99 में, उसके बाद मैं आज तक में भी रहा, दोनों चैनलों में और फिर सहारा में भी था बीच में। इन चैनलों के में नौकरी करते वक्त जब मैं चंडीगढ़ में पोस्टेड था, इन इलाकों का मैंने खूब दौरा किया था। सब अपनी अपनी यादें शेयर कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटी सी याद बताता हूँ। जब ये सब हो रहा था तब तो हम पढ़ते थे शिमला में, जलंधर दूरदर्शन आता था, हम उस दूरदर्शन पे जो खबरें आती थी वही सुनते थे, वही हमें पता लगता था या फिर अखबारों में जो छपता था। लेकिन जब मैं 99 में 99 में वहाँ पर गया और इन इलाकों में घूमा, तो एक चीज़ तो मुझे भी अच्छी तरह से याद है कि मैं वहाँ हैरान हुआ था देख के, खास करके खेमकरण, खालड़ा, भिक्कीविंड एरिया में जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, कि वहाँ घर नहीं थे, पिंजरे ज़्यादा थे। आपने देखा होगा ना, जैसे कई उत्तर प्रदेश वगैरह में, जयपुर में, कई इलाकों में ऐसा जहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है, वहाँ लोगों ने बालकनी कैसे केज जैसी बना दी थी ना, ग्रिल लगा के। इस इलाके में, पंजाब में, सारे घर बॉर्डर इलाके में ऐसे थे, पूरे ग्रिल लगा के। तो जब उनसे बातचीत होती थी मेरी, तो वो कहते थे कि भाई 5 बजे के बाद कोई भी घर में घुस सकता था। हम सब लोग घर वाले 5 बजे घर के अंदर आ जाते थे और 5 बजे के बाद ये डर रहता था कि कोई पुलिस वाला भी घुस सकता है, कोई आतंकवादी भी घुस सकता है। इसलिए ये ग्रिल लगा दी थी ताकि घर को सील किया जा सके। और मुझे एक भी घर ऐसा भी नहीं मिला उस इलाके में जिससे उस आतंकवाद के दौर ने कोई ज़ख्म ना दिया हो, चाहे वो आतंकवाद ने, चाहे पुलिस की ब्रुटैलिटी ने, लेकिन हर एक घर को ज़ख्म ज़रूर दिया था। ये मेरे उस इलाके की यादें हैं। मैं तो सोचिए 95 तक ये हो रहा था, 96 तक मैं 99 में दौरा किया, मतलब 3 साल बाद या 3.5 साल बाद उस इलाके का सारा मैं छाना। तो ये वो इलाका बिल्कुल बॉर्डर के साथ जहाँ पाकिस्तान बिल्कुल साथ लगता है। हम उस वक्त इतनी टेंशन नहीं थी, 99 कारगिल युद्ध के बाद ज़्यादा टेंशन, उससे पहले बॉर्डर में आसपास भी दिखता था, पार कुछ हलचल होती थी। कसूर डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान की, वहाँ खेतों में काम करते लोग दिख जाते थे। अब शायद और ज़्यादा कहते सकती होगी, मैं गया नहीं 10 साल से, मैंने आपको जैसे बताया। खैर, वो कहानी अलग। अब वो जो इलाका है सारा, आप वो देखिए, उस इलाके में अभी जो सांसद है, पहले वो तरन तारण लोकसभा सीट होती थी, अब खडूर साहब सीट है 2008 के बाद। पहले तरन तारण नाम होता था, ज़िला तरन तारण और अमृतसर के कुछ इलाके उसमें। उस इलाके में अभी जो एमपी है, जो सांसद है, वो कौन है? वो सांसद है वारिस पंजाब दे के अमृतपाल सिंह। अमृतपाल सिंह जो खालिस्तानी सोच को समर्थन करते हैं, जो अलगाववाद को समर्थन करते हैं। उनके उस वक्त भी मैंने वीडियो बनाया था, वो वीडियोज़ में बाकायदा भारतीय सेना में जो सिख हैं उनको भी भड़काने के काम कर रहे थे। वो आदमी जेल से बैठे बैठे इस इलाके से सांसद चुना जाता है, और छोटे मोटे मार्जिन से नहीं। देखिए 4,04,430 वोट, और दूसरे नंबर पे कांग्रेस के कुलदीप सिंह जीरा को 2,07,310 वोट, यानी एक जीतने वाले को, अमृतपाल सिंह को 38.62% वोट, और दूसरे नंबर वाले को 19.80 वोट। इतने बड़े मार्जिन से जेल में बैठे बैठे वो जीत गए। हार्डकोर सोच वाले, अलगाववादी सोच वाला शख्स जीता है। इसी इलाके में अब 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव के दौरान कहा जा रहा है कि उनकी जो पार्टी है वारिस पंजाब दे, क्योंकि उनके अलावा एक दूसरे सांसद है सरबजीत सिंह खालसा जो फरीदकोट से जीते हैं, वो भी वो शख्स हैं जो इंदिरा गांधी की जिन्होंने हत्या की थी, सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह, उनके बेटे हैं सरबजीत सिंह। दोनों एक ही पार्टी के हैं, वारिस पंजाब के। और इस इलाके में कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़ी फोर्स वारिस पंजाब दे, कम से कम 20 सीटों पर, ये जो बॉर्डर इलाके वाले 20 सीटें हैं, खास करके माझा इलाका जिसमें तरन तारण और अमृतसर ज़िले में इन तरह है, 20 सीटों पर उनका असर रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बात आगे जो मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसका रेफरेंस ज़रूरी था देना। अमृतपाल सिंह, और उसी इलाके की एट्रोसिटी को दिखा रही है सतलुज फिल्म। मतलब जो अमृतपाल सिंह और सरबजीत खालसा के जो विचार हैं, खास करके अमृतपाल सिंह के, उस विचारों को पहले ही वहाँ के लोगों से समर्थन मिला है। अब ये फिल्म उन विचारों को एक तरह से आप यूँ कहें कि ठप्पा लगा रही है कि वहाँ पर लोग पुलिस की ज़्यादतियों की वजह से ऐसी सोच रखते हैं। अगर 25,000
परिवार, जैसा कि आंकड़ा दिया जा रहा है, वो 25,000 लोग अगर मारे गए, उनके परिवार तो आज भी इन्हीं इलाकों में रह रहे होंगे ना। तब उन 25,000 परिवारों के वोट आप जोड़ लीजिए। आप ये कनेक्शन याद रखिए। अब आइए रिलीज पे। बड़ा मोटा सा गणित है। अगर ये फिल्म, मुझे क्यों सरकार के डिसीजन पे शक है, मैं बता रहा हूं। अगर ये फिल्म थिएटर में रिलीज होती तो कहां दिखाई जाती? ये शहरी इलाकों में दिखाई जाती, पंजाब के शहरी इलाकों में दिखाई जाती। और ये जो इलाका जहाँ का वो जसवंत सिंह खालड़ा ने जहाँ काम किया है, ये सारा ग्रामीण इलाका था, तकरीबन काफ़ी हद तक ग्रामीण इलाका है और बॉर्डर इलाका। लेकिन ये फिल्म अगर थिएटर में आती तो शहरी लोगों तक रह जाती, तब उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता जो अब है। अब इसको रोक दिया गया, बैन किया गया। बैन क्या रिलीज़ नहीं होने दिया गया, बहुत शर्तें रखी गई। फिर ये फिल्म OTT पे रिलीज़ होती है और 2 दिन बाद हटा दी जाती है। दूसरा सवाल, जब बंगाल वगैरह के सारे चुनाव निपट गए, अब अगला चुनाव पंजाब, यूपी और वो है, पंजाब पे पूरा फोकस है। उसी वक्त इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को क्यों याद आता है कि इस फिल्म को हम नाम बदलकर OTT पर रिलीज़ कर सकते हैं? चलिए माना, यहाँ भी क्लीन चिट दे देते हैं कि उन्होंने नहीं सोचा था इस इलेक्शन को लेके, कर दिया रिलीज़। फिर 2 दिन देखने दी गई, फिर सरकार ने बैन कर दिया। भाई सरकार कह रही है कि इससे स्थितियां खराब हो सकती थी, इसलिए बैन कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने बैन कर दिया है तो ये जो इन ग्रामीण इलाकों में, खास करके यही तरन तारण और ये अमृतसर के इलाकों में, जो गांव-गांव में अकाली दल द्वारा, SGPC द्वारा फिल्म दिखाई जा रही है और बहुत बड़े तादाद में दिखाई जा रही है। बड़े बड़े शोज ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, पर्दे लगा के प्रोजेक्टर के जरिए फिल्में दिखाई जा रही है। SGPC, अकाली दल बहुत शिद्दत से ये दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पे फिल्म आ चुकी है, मैंने जैसे कहा यूट्यूब तक पे ये फिल्म आ गई है, तो सरकार वहाँ क्यों बैन नहीं कर रही? उस चीज़ पे क्यों रोक नहीं लगा रही? सिर्फ जी OTT पे क्यों रोक लगाई? जी OTT पे भी अगर रिलीज हो जाती 2 दिन, तो भी शहरी इलाकों तक ही रहती, तो भी इसकी रीच उतनी नहीं बढ़ती जितनी अब बढ़ गई है, खास करके उस इलाके में जिस इलाके की कहानी ये फिल्म बताती है। और उसी इलाके में अब सिर उठा रहा है अमृतपाल सिंह जैसे लोगों की वारिस पंजाब डे के जरिए राजनीति में अलगाववाद की खिचड़ी। अब आपको ये कोइंसिडेंस कुछ अजीब नहीं लग रहा? चुनाव आने वाले हैं, अब आप कहोगे कि इससे बीजेपी को क्या फायदा? इससे बीजेपी को एक फायदा हो सकता है। जब आप बहस देख रहे हो आजकल जो इस फिल्म को लेकर बहस हो रही है, उसमें रवनीत बिट्टू का एक बयान बड़ा ध्यान देने वाला है, और एक बार नहीं, वो 2-3 बार बोल चुके हैं कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूं कि कब तक सोए रहोगे, जिन लोगों ने आपके लिए जान दी है उनके समर्थन में खड़े हो। हिंदुओं का इमोशन जगाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि इस फिल्म में जिस इलाके की बात की वो सारे सिख, और वहाँ पर जो अमृतपाल सिंह की पार्टी को समर्थन मिल रहा है, उस सोच के लोगों ने ज़्यादा टारगेट बनाया था पंजाब में हिंदुओं को। तो बीजेपी कैश ऑन करने की कोशिश कर रही है कि हिंदू वोट को कंसोलिडेट किया जा सके, कि भाई फिर से ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए कांग्रेस को तो भरोसा मत कीजिए, हम पे भरोसा कीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। और दूसरी तरफ 2 ऑप्शन खुले रखे हैं, या तो अकाली दल इसको कैश करे, इस सेंटीमेंट को कैश करे और अकाली दल वोट अपने कंसोलिडेट करें, इसीलिए शायद वो SGPC और अकाली दल इस फिल्म को खूब दिखा रहे हैं। और अगर वो नहीं कर पाते तो अमृतपाल सिंह की वारिस पंजाब डे तो है ही, यानी कि किसी भी हाल में वहाँ का वोट या तो अकाली को जाए या वारिस पंजाब डे को जाए, कांग्रेस को किसी हाल में ना जाए, आम आदमी पार्टी को भी ना जाए। अब आप समझ रहे हो गणित, ये सारा गणित इस एंगल पे कोई बात नहीं कर रहा। मुझे नहीं मालूम क्यों बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो बहस चल रही है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। वो तो पास था, हो गया,
सन 95 में हो गया, जो होना था हो लिया। फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसका असर क्या नैरेटिव बन सकता है? क्यों दिलजीत दोसांझ ने फिल्म बैन होने पे कहा कि हमारा काम हो गया, जो काम करना था हमने कर दिया? क्यों कहा? ये बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, खास करके पंजाब के भविष्य को लेकर। नमस्कार।